बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कम्युनिकेटिंग डिजिटल कंटेंट्स। इससे पहले हमने डिफरेंट और टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें कंप्यूटर डिवाइसेस थी, और फिर हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह देखे। अच्छा, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उस तरह की चीज़ें देखी। और हमने ये देखा कि डिजिटल स्टोरेज वगैरह कैसे होती है। ये सारा करने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, एक डिवाइस के अंदर डिजिटल स्टोरेज भी होती है, सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। उनके होते हुए अब अगर हमने उनकी आपस में कम्युनिकेशन करानी हो तो वो फिर कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि कम्युनिकेशन होती क्या है। तो एक तो ये चीज़ कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे से के साथ अपने थॉट्स, अपने जज्बात, अपने अल्फाज इनको शेयर करना। जिस तरह हम आपस में बात कर रहे हैं अभी, तो दिस इज कम्युनिकेशन। लेकिन जब कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं तो वो चूंकि डिजिटल डिवाइसेस हैं। डिजिटल डिवाइसेस का मतलब ये है कि उनमें डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है, जीरोज और वंस की फॉर्म में होता है। तो जो जीरोज और वन की फॉर्म में, जिस तरह अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल वाला है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको आइडिया होगा कि जब हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो वो असल में ऑन एंड ऑफ की बात हो रही होती है कि कंप्यूटर में ऑन एंड ऑफ होता है। तो जो जीरोज और वन होती हैं, वो असल में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की जो इन डेप्थ अगर हम उसमें देखें कंप्यूटर्स की सेंस में, तो वन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का मौजूद होना, और जीरो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का मौजूद ना होना। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे या कंप्यूटर्स के लोग थे, उन्होंने इस बात को कि इलेक्ट्रिसिटी का मौजूद होना, इसको वन कहा, और इलेक्ट्रिसिटी के मौजूद ना होने को जीरो कहा। जब उन्होंने इसको जीरो और वन कह दिया तो उन्होंने कहा अच्छा, इसको इसका हम नाम रख देते हैं कि दिस इज अ डिजिटल फॉर्म। तो वो डेटा जितना भी हमारा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है कि किसी चीज का एग्जिस्ट करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जिस्ट करना इज वन, और ना एग्जिस्ट करना इज जीरो। तो वो डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो डेटा होता है, जिसको हम जीरोज और वन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, जब ये डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से, एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ, तो इसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। जिसमें हमारी, अगर हम मोबाइल से या लैपटॉप से, जिस तरह मेरी आप तक आवाज़ जा रही है और आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इसी तरह वीडियो आप तक पहुंच रही है। और इसके अलावा सम टाइम हम जो फाइल्स आपस में शेयर करते हैं, तो वो डेटा भी, वो जो फाइल शेयर करना है वो भी काइंड ऑफ डेटा शेयरिंग है। तो ये जितना भी डेटा होता है, जब ये किसी नेटवर्क के थ्रू एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर करते हैं, तो हम इसे कह रहे होते हैं कि दीज आर डिजिटल कंटेंट्स। और इसके लिए जो हम पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं डेटा का शेयर करने का, उसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो यही है कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है, ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो आपके कंप्यूटर्स या डिवाइसेस, वो डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं, उसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स, आपके स्कैनर्स, और इसके अलावा आपके प्रिंटर्स, ये सारा कुछ आ सकते हैं। और भी जो इसके अलावा हमने डिवाइसेस पढ़ी हुई हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ सकती हैं। वो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं, और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब हम स्मार्ट टीवी वगैरह यूज करते हैं या कोई भी टीवी वगैरह यूज करते हैं, हम हमारे पास उसका एक रिमोट कंट्रोल होता है। तो वो भी एक डिवाइस है, टीवी भी एक डिवाइस है। तो जब टीवी और रिमोट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये भी एक काइंड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन है। तो रिमोट अपनी इंस्ट्रक्शंस भेजता है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर आपका जो टीवी होता है वो रिएक्ट करता है, वो चैनल चेंज कर लेता है या वो वॉल्यूम अप डाउन कर लेता है। तो इस तरह की सारी चीजें हो सकती हैं। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो तीन चीजों का होना जरूरी है। जिस तरह ये डायग्राम आपको शो कर रही है कि एक सेंडिंग डिवाइस का होना जरूरी है, और आखिर पे एक रिसीविंग डिवाइस का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि दो बंदे या दो डिवाइसेस लाजमी हो कम अज कम, क्योंकि एक डिवाइस अपने साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही होती, वो हमेशा दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। जिस तरह आपने देखा होगा, जब आप
प्रिंट लेते हैं तो आपकी एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो अपना डेटा प्रिंटर को भेज रही होती है, तो प्रिंटर एक दूसरी रिसीविंग डिवाइस है। अब उन इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान कोई ट्रांसमिशन मीडिया होगा जो आपका डेटा को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड हमने शुरू के कुछ लेक्चर में एक बात भी की थी और आपने असाइनमेंट भी एक सबमिट करवाई थी कि कौन कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। तो आज ज्यादातर हमारा जो फोकस है वो इसी तरफ होगा कि ट्रांसमिशन मीडियाज कौन कौन से हैं और उनमें आपस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो इस दुनिया में बहुत सारी डिवाइसेस हैं और वो सारी की सारी आपस में किसी न किसी तरह कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रही है कि कितनी सैटेलाइट है, कोई एंटीना लगा हुआ है, कोई लैपटॉप है, कोई जनाब आपका ये MP3 आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपकी ब्लूटूथ डिवाइस जो कान के साथ आप अटैच कर लेते हैं और अपने कॉल्स वगैरह सुन लेते हैं। टैबलेट्स हैं, तो ये बेतहाशा जो डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी आपस में किसी न किसी तरह कम्युनिकेट करती हैं और उनके लिए कोई ना कोई नेटवर्क का होना ज़रूरी है। और फिर नेटवर्क के साथ नेटवर्क डिवाइसेस और वो जो डिवाइसेस हैं वो आपस में किसी न किसी वायर के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू, यानी कि कोई ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो मीडियम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी जो डिवाइसेस हैं, उनमें आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए 2 तरह के मीडियम्स इस्तेमाल होते हैं। एक को हम वायरलेस मीडियम कहते हैं और एक को हम वायर्ड मीडियम कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, अब नेटवर्क क्या होता है? ये हमने पहले भी एक दफ़ा क्लास के अंदर इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। और हमने एक दफ़ा इंटरनेट का जब ज़िक्र किया था कि इंटरनेट क्या है? तो किसी को याद है जी इंटरनेट क्या है? इंटरनेट वो किसको कहते हैं? ऑफ नेटवर्क। जी, इंटरकनेक्शन या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे बहुत सारे जो नेटवर्क्स होते हैं, जब वो आपस में कनेक्ट कर दिए जाएँ, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएँ, तो हम उसे इंटरनेट कहते हैं। तो अब यहाँ जो बात हो रही है, वो एक उस नेटवर्क की बात हो रही है। वो एक छोटा-सा नेटवर्क हो सकता है, वो आपके घर का छोटा-सा नेटवर्क हो सकता है, वो आपके ऑफ़िस का एक छोटा-सा नेटवर्क हो सकता है, वो किसी इंस्टीट्यूट का छोटा-सा नेटवर्क हो सकता है। तो अगर हम उसको सामने रखें, तो अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो कंप्यूटर्स हैं और कुछ और डिवाइसेस, जिसमें आपके प्रिंटर आ सकते हैं, आपके स्कैनर्स आ सकते हैं, इसके अलावा बाकी कुछ और आपके डिवाइसेस भी हो सकते हैं। दे आर कनेक्टेड टुगेदर, आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ये इम्पोर्टेंट है कि वो सारी जो डिवाइसेस हैं, जो कि आपस में डेटा शेयर करना चाहती हैं, वो कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, इन 2 चीज़ों से मिलकर वो आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म करती हैं। पहली चीज़ क्या है जी? कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और दूसरी क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया। क्या इनका डिफरेंस पता है आपको कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन-सी हो सकती हैं और ट्रांसमिशन मीडिया कौन-सा है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक सेंडर और रिसीविंग वाली, और जो ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके थ्रू जो चीजें ट्रांसफर होती हैं, जो यूज होता है उसका नाम। असल में इस डेफिनेशन में जो ज़िक्र हो रहा है ना, वो जो सेंड और रिसीव करने वाली है ना, वो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, वो जो शुरू में उसने बात की है, ये वहाँ उसका ज़िक्र हो गया। जो वाया लिखा हुआ है ना, टुगेदर वाया, और आगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, इसका मतलब है कि आपने राउटर्स के नाम सुने होंगे कि राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते जी जी हैं। सर। तो ये असल में वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, वो आपकी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही होती हैं। मतलब आपके मोबाइल से डेटा पकड़ा और फिर जिस तरह आपकी वाईफाई डिवाइस है, दैट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, कनेक्टिविटी डिवाइस भी है। तो वो जो वाईफाई है उसने पकड़ा, फिर वो आगे किसी और स्विच से कनेक्टेड होगा, उस तक डेटा गया, वो स्विच आगे किसी राउटर के साथ कनेक्टेड होगा, चलता चलता चलता। और फिर ट्रांसमिशन मीडिया वो जो डिवाइसेस हैं, जो हमारे एंड यूजर से या हमारी एंड डिवाइसेस जो कि मोबाइल या लैपटॉप हैं, उनसे डेटा लेकर आगे दूसरी डिवाइसेस तक कैसे पहुंच रहा है,
वो ट्रांसमिशन मीडिया से पहुंच रहा है। वो ट्रांसमिशन मीडिया आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। अच्छा, इस नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि एक तो ये कम्युनिकेशन में फैसिलिटी होती है, ज़ाहिर है आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा इजीली सेंड कर सकते हैं। फिर आप हार्डवेयर जो है उसको शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर एक ऑफिस का एनवायरनमेंट आप ले लें, तो उसमें एक ऑफिस के अंदर आप एक से एक प्रिंटर लगा लें, और फिर आप ये सपोर्ट कर सकते हैं कि अच्छा एक प्रिंटर जो है वो ज्यादा लोग शेयर कर सकें, बजाय इसके कि हर बंदे ने अपना अपना प्रिंटर लगाया हो या अपना अपना स्कैनर लगाया हो। उससे बेहतर यह है कि आप किसी तरह एक प्रिंटर अपने नेटवर्क के साथ अटैच कर लें, और आप जहाँ भी बैठे हैं आप वहां से प्रिंट दें और वो फौरन प्रिंट निकल आए। ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो रहा होता है, डिफरेंट ऑफिस में भी अगर आपने विजिट के भी किया हो तो वहाँ भी ऐसा होता है, एक जगह पे आपका प्रिंटर लगा होता है, और इसका मतलब वो एक हार्डवेयर जो है वो मल्टीपल लोग शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह शेयरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के लोग आपस में डेटा शेयर करते हैं, जिस तरह ईमेल हम कर लेते हैं या फाइल सेंड कर लेते हैं एक दूसरे को। फिर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, जिस तरह आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। फंड ट्रांसफर का मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसका जिक्र हो रहा है। तो ये बहुत सारी फिर ऐसे चीजें होती हैं, ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसके लिए आप ये सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो नेटवर्क होते हैं ना, जिनको हम नेटवर्क कहते हैं, इनके अब डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो बस इनमें हल्का हल्का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन उसको बोलते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है कि एक कम या छोटे एरिया के अंदर, कि एक छोटे खास एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हम एक ऑफिस की बात करते हैं तो एक ऑफिस एक लिमिटेड सा एरिया उसका होता है। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी में एक लैब होती है या दो लैब हैं, जितनी लैब हैं, तो वो एक लिमिटेड सा एरिया है। तो उस एक लिमिटेड के एरिया में जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी उनको हम लैन कहेंगे। ठीक है। नॉर्मली वो जो लैन लैन में डिवाइसेस आपकी होती हैं वो किसी वायर के थ्रू, वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होंगी। जिस तरह आप में से आपने लास्ट एग्जांपल या लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी लास्ट असाइनमेंट जो थी उसमें आपने ढूंढा कि डिफरेंट मीडियम्स होते हैं कनेक्टिविटी के, कि डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं। तो उनमें आपने देखा होगा जो कॉक्सियल केबल भी होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, जिसे कैट 5 भी आप कह रहे होते हैं। तो वो जो केबल्स होती हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं ऑफिस में एक लैन की कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आपकी एक नेटवर्क के अंदर सारी डिवाइसेस आपस में वायर के थ्रू ही कनेक्टेड हों। जिस तरह अगर आप अपने घर की एग्जांपल ले लें तो आपके घर में लेट से एक वाईफाई लगा हुआ है, यानी कि आपने पीटीसीएल से लेट से एक कनेक्टिविटी ली हुई है या आपने नया टेल से ली हुई है। तो इंटरनेट की सर्विस आपने ली हुई है, किसी भी आईएसपी से ली हुई है। तो अब एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि आप वो जो डिवाइस अपनी पीटीसीएल वाले या नया टेल वाले अपनी डिवाइस लगा कर जाते हैं, आप उस डिवाइस से एक केबल निकालें और अपनी मशीन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर किसी तरह वो लगा रहे हो। तो एक तो ये ऑप्शन है, इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ लैन। और ये नॉर्मल लैन है, नॉर्मल लैन का मतलब है वायर्ड लैन। लेकिन अगर आप कहें नहीं, मैं तारें इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, आप कहते हैं नहीं मैं वायरलेस सिलसिला चलाना चाहता हूँ कि मेरी लैन हो, एक लिमिटेड सा एरिया हो, जिस तरह मेरा घर, हम सबका घर है, लिमिटेड एरिया है, ऑफिसेज हैं, लिमिटेड एरिया है, उसमें जितनी भी डिवाइसेज है वो आपस में कनेक्टेड हों, लेकिन वायरलेस के थ्रू, वाईफाई जिसको आप कह रहे थे कि वाईफाई के थ्रू। वाईफाई एक मीडियम है वायरलेस का। तो वायरलेस मीडियम के थ्रू अगर एक छोटी सी लैन जो है उसकी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको फिर हम डब्ल्यू लैन कहते हैं, वायरलेस लैन। है वो लैन ही कि छोटे जियोग्राफिकल एरिया जो है उसके लिए होती है, या एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया पे जो आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है या डिवाइसेस की कनेक्टिविटी है उसे आप लैन कहेंगे। अगर तो वो वायर्ड है,
अगर वो डिवाइसेस वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं तो उसे सिंपल लैन कहेंगे, और अगर वो वायरलेस डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड हैं तो हम उसको डब्ल्यू लैन कहेंगे। जिस तरह ये आप नीचे जो इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर एक दरमियान में सेंटर में वाईफाई लगा हुआ है, और जितनी भी बाकी डिवाइसेस हैं उनमें से कुछ जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो तो वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स और बाकी कुछ चीजें वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है आपने असल में क्या किया हुआ है, आपने एक वायरलेस लैन बनाई हुई है अपने घर पे। तो हमारे घर पे जो नॉर्मली लैन होती है वो वायरलेस लैन होती है, उसको हम डब्ल्यू लैन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और हमारी लैन्स होती हैं, सॉरी लैन्स नहीं, नेटवर्क्स होते हैं। इनमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको हम कहते हैं मैन। तो जो मैन है या मेट्रोपॉलिटन असल में एक सिटी को कहते हैं। तो जो मैन है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये मल्टीपल लैन्स से मिलकर बनता है, यानी कि बहुत सारी लैन्स हैं। जिस तरह आपके घर में लैन है, फिर हमसाये के घर में लैन है, फिर उसके घर में एक लैन है, इस तरह पूरी गली में हर घर में अपनी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जब वो सारी आपस में कनेक्ट होंगी तो देखिए एक मोहल्ले में फिर एक पूरा सिटी बनेगा। तो हर सिटी में, हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर अपनी अपनी लैंड है। वो सारी जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और एक सिटी का जो नेटवर्क होगा उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद एक सिटी है, तो इसके जितनी भी लैंड आपस में कनेक्टेड होंगी तो इस सारी कनेक्ट होने के बाद पूरे इस्लामाबाद के नेटवर्क को आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे, मैन कहेंगे। इसी तरह रावलपिंडी के पूरे सिटी के नेटवर्क को आप मैन कहेंगे। इसी तरह अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आप उस सिटी के पूरे नेटवर्क को मैन कहेंगे। ये बात सबको समझ आ गई? सर ये जो मेट्रो वाला लगा है इसमें क्या होगा, ये कौन सी टाइप में आएगा? मेट्रो कौन सा? ये जो मेट्रो पे वाईफाई लगे होते हैं। वो जो मेट्रो वाले हैं वो भी लैन ही होती है ना, क्योंकि वो जो मेट्रो कंपनी है जो जो उसको कंट्रोल करे तो वो एक ही कंपनी है, तो वो वैसे तो फैली हुई है, एक लंबा रूट है उनका और उस पे फैली हुई है, लेकिन वो सारी चूंकि कंट्रोल एक ही करते हैं तो हम उसे लैन कहेंगे। वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करती है तो हम उसे लैन ही कहेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि सबसे छोटा जो नेटवर्क अभी अभी तक जो सबसे छोटा नेटवर्क है हमने जिसे समझा है वो कौन सा है? सबसे छोटा नेटवर्क जो बहुत छोटे एरिया वो पे होता है लैन है सर। वो लैन है लैन, सर। वो लैन है। लेकिन एक इससे भी छोटा नेटवर्क होता है जो लैन से भी छोटा होता है, उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, पैन। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो लास्ट में पॉइंट बताया हुआ है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन एन इंडिविजुअल वर्क प्लेस। कि एक बंदा है जो इंडिविजुअल वर्क प्लेस है, लेट्स से आपका एक छोटा सा ऑफिस है और उस ऑफिस पे एक टेबल है और उस टेबल पे एक पीसी पड़ा हुआ है, साथ आपके साथ एक लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, फिर आपके साथ मोबाइल फोन है, फिर कुछ और डिवाइसेस हैं। और डिवाइसेस में आपका एक छोटा सा स्पीकर हो सकता है, एक छोटा सा आपका स्कैनर डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है, आपका एक छोटा सा प्रिंटर आपके पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है, आपकी और ब्लूटूथ के थ्रू डिवाइस कनेक्टेड हो सकती है। तो एक बंदे से के आसपास, एक बंदा जो कि एक इंडिविजुअल है उसके आसपास जितनी भी डिवाइसेस हैं जो उसकी अपनी जाती हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगी, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच लेते हैं या स्मार्ट बैंड परचेज करते हैं और उसे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपके मोबाइल फोन पे कॉल आएगी तो वो उस डिवाइस पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैसेज आपका कोई मैसेज आता है मोबाइल फोन पे तो वो आपकी स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड के ऊपर आ रहा होता है। और इसी तरह स्मार्ट बैंड जो है वो आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्शन कर रहा होता है और वो मोबाइल फोन में भेज रहा होता है। इसका मतलब है कि कम से कम ऐसी दो डिवाइसेज हैं। और तीसरी डिवाइस क्या हो सकती है? आपने हाथ पे तो
एक बैंड पहना हुआ है, जे पॉकेट में आपने मोबाइल रखा हुआ है, और कान के साथ आपने एक ब्लूटूथ डिवाइस लगाई हुई है। इसका मतलब कॉल आई मोबाइल फोन में जो कि जेब में पड़ा हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट बैंड या स्मार्ट डिवाइस पे आया, आपको पता चल गया जी कॉल आई है फलां बंदे की, मैंने पिक करनी है। आपने उधर से ही पिक की, और आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपने बोलना है या सुनना है, वो ब्लूटूथ डिवाइस से आपने कम्युनिकेट करने लग गए। तो इसका मतलब है एज ए एक एक मैं जो इंडिविजुअल हूँ, मेरी कम से कम 3 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई, और जब मेरी ये 3 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई जो कि मुझे सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो एक नेटवर्क बना है, दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, और हम इसको पैन कहेंगे। ये ऐसा नेटवर्क आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, या तो खुद किया होगा या आसपास अपने दोस्तों में देखा होगा। किस किस ने एक्सपीरियंस किया और किस किस ने इर्द गिर्द देखा होगा, या किसी ने भी नहीं देखा कभी? सर देखा हुआ है सर, ट्राई नहीं किया। सर मैंने किया। हाँ जी, तो बहुत सारे लोगों ने किया होता है। किसी को ब्लूटूथ डिवाइस लगाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। ठीक है जी, तो इसलिए ये कुछ लोगों ने ट्राई किया हो सकता है, कुछ ने नहीं किया हो सकता, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है, आपने देखा जरूर है कि ये एक ऐसे नेटवर्क को जो कि एक ही बंदे के आसपास हो और उसकी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, तो हम उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसका मतलब सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, क्योंकि उसमें 3 4 5 डिवाइसेस इतनी ही कनेक्टेड होती हैं, और वो सिर्फ एक बंदे की ही होती है। तो पैन सबसे छोटा नेटवर्क, उससे थोड़ा सा बड़ा जो नेटवर्क है उसे हम लैन कहेंगे या डब्ल्यू लैन कहेंगे। जो लैन और डब्ल्यू लैन है ये तकरीबन बराबर ही होती हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सर ये जो हम मोबाइल डाटा जब ऑन करते हैं तो फिर दूसरे बंदों को हॉटस्पॉट देते हैं। जी बिल्कुल, ये हॉटस्पॉट भी जो आप बनाते हैं, ये भी आपके एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, ठीक हो गया सर। क्योंकि वो आपके बहुत करीब होता है ना। पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल, जहां पर्सनल बातें होगी ना, तो समझे वो नेटवर्क वो आपका पैन बन गया। सही है सर। ठीक, पैन सबसे छोटा नेटवर्क, उससे बड़ा लैन, और उस लैन से बड़ा आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मैन चूंकि, अब इसमें आप ये ध्यान रख लें कि भाई अगर एक इंडिविजुअल का नेटवर्क है तो वो पैन होगा, एक मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मेरे घर की बात हो जाएगी, मेरे घर में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, आपके घर में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, हर एक का अपना अपना अपनी अपनी डिवाइसेस होंगे, अपना अपना छोटे छोटे नेटवर्क्स होंगे। वो जब घर के वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो एक लैन बन जाता है। इसी तरह ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, वो लैन बन गई। और जब मल्टीपल लैंड बनी, एक सिटी बन गया, यानी कि बहुत सारे घर जो है उनके नेटवर्क आपस में जुड़े, तो वो सिटी का नेटवर्क बन गया, उसे हम मैन कह दिया। अब अगर बहुत सारे सिटीज के नेटवर्क कनेक्ट हो जाएं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सरगोदा, मुल्तान, इन सब के, यानी कि एक कंट्री बन जाएगा ना। ये सारे जो सिटीज हैं, जब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, इनके जो मैन्स हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये एक कंट्री लेवल का नेटवर्क बन जाएगा। जिस तरह हमारा पाकिस्तान एक कंट्री लेवल का नेटवर्क है, उस कंट्री लेवल के नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और वो कह रहा है कि वैन इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तो एक बड़ा एरिया वो कवर कर रहा होता है। तो हर कंट्री का अपना कंट्री लेवल का नेटवर्क होता है, उसे हम वैन कहते हैं। इसका मतलब है चाइना का अपना वैन है, पाकिस्तान का अपना वैन है, ईरान का अपना है, तुर्की का अपना है, सऊदी अरब का अपना है, अमेरिका का अपना है, यूके का अपना है। ठीक है जी, तो ये सर ये सारे सैटेलाइट्स के थ्रू आता है, ये फिर सैटेलाइट्स के थ्रू। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कनेक्टिविटी कैसे की होती है। ज्यादातर तो जो आपके वैन्स होते हैं, यानी कि वैन्स का मतलब है एक सिटी, एक कंट्री का जो नेटवर्क है दूसरे कंट्री के साथ, वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता। समटाइम आपने ये सुना होगा कि पीटीसीएल का नेटवर्क कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और वो कहते हैं जी हमने जो फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई हुई है समंदर के अंदर, जो फलां कंट्री से आ रही है, वो हमारी खराब हो गई है, वो टूट गई है, जिसकी वजह से नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो ये आपने शायद फेस किया हो या कभी ऐसी न्यूज सुनी हो। तो इसका मतलब है जी कि सर। पीटीसीएल सेटेलाइट की बजाय फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर रहा है। तो ये ऐसा सैटेलाइट यूज की भी जा सकती है, और
कोई और तरीका भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली डिसीजन होता है उस कंपनी का जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो कहने का पर्पज ये है कि एक कंट्री लेवल का जो नेटवर्क होता है उसे वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और जब दुनिया के वैन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसे इंटरनेट कहते हैं। इसका मतलब है सबसे टॉप पर है इंटरनेट, उसके नीचे उससे छोटा जो नेटवर्क होता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन। उस वैन से छोटा जो नेटवर्क होता है उसे हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन से छोटा जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और लैन से छोटा जो नेटवर्क होता है उसे हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह एक पूरी हायरार्की बनती है। ओके जी। अब नेटवर्क जो है वो दो तरह के नॉर्मली होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स होते हैं और एक पीयर टू पीयर होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो कंप्यूटर या डिवाइसेस है या मीडिया जो भी आपकी डिवाइसेस हैं या मीडियम्स हैं, जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर्स या कंप्यूटर के अलावा जो डिवाइसेस हैं और जो मीडिया है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे की हुई है, ये आपके नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफाइन करती है कि आपने मशीन्स या डिवाइसेस को आपस में तारों के थ्रू या वायरलेस के थ्रू कैसे जोड़ा हुआ है, इसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं उसको आप नेटवर्क का आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया में दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक क्लाइंट और सर्वर वाला आर्किटेक्चर होता है और एक पीयर टू पीयर होता है। जो क्लाइंट और सर्वर होता है ये इस तरह होता है कि एक दरमियान में सेंटर में कोई डिवाइस होती है, सारे लोग उससे कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह अगर आप अपने घर की एग्जांपल ले लें तो आप सारे के सारे जो मोबाइल या लैपटॉप पे अपना इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, वो सब एक वाईफाई डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब वो सेंटर में वो डिवाइस है और आप सब उसके साथ कनेक्टेड हैं। और अगर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे आप थ्रू इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ एक पिक्चर सेंड करता हूँ। तो वो क्या हो रहा है, वो मेरी जो पिक्चर है वो मेरे मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप के थ्रू मेरे वाईफ़ाई तक गई और वाईफ़ाई से फिर वो होती हुई पहुंची व्हाट्सएप के सर्वर पर और फिर वहां से वो वापस आई मेरे घर के वाईफाई पे और वो आपके फोन तक पहुंची। तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा ट्रांसफर हुआ है ये थ्रू क्लाइंट सर्वर हुआ कि ये किसी सेंट्रल पॉइंट पे गई है इंफॉर्मेशन और फिर वहां से वापस आई है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, डेटा सेंड रिसीव करने के लिए डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, उसमें किसी तीसरी डिवाइस की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप कनेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह कभी कभी आपने अगर मोबाइल फोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना हो तो आप डेटा केबल लगाते हैं और वो केबल जो है वो यूएसबी केबल टाइप होती है और वो आपने लैपटॉप में लगाई, उधर से फोन में लगाई और इधर से फाइल शेयर हो गई। इसी तरह आप ब्लूटूथ ऑन किया आपने और दो मोबाइल्स उन्होंने ब्लूटूथ के थ्रू अपना डेटा शेयर कर लिया। तो ये जो डायरेक्ट डेटा शेयर करना होता है और नेट डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसे नेटवर्क को या आर्किटेक्चर को हम पीयर टू पीयर कहते हैं। ये सम आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है? सर ये थोड़ा सा डाउट है, सर थोड़ा सा क्लियर और कर ले। देखें सबसे कोई पहले सर एक आध एग्जांपल और दे दें। पीयर टू पीयर में आपने देखा होगा ना, जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक फाइल भेजनी है तो मैं अपना मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और आपके मोबाइल ने भी ब्लूटूथ ऑन किया है और हम आपस में हमारा पेयर बन गया। ये पेयर तो आपने बनाया होगा अक्सर। जी सर जी। तो ये जो दो डिवाइसेस हैं इसमें किसी तीसरी जिसने सेंड करना है और जिसने रिसीव करना है वो बिल्कुल आपस में डायरेक्ट जुड़ गई हैं, किसी तीसरी डिवाइस का दरमियान में अमल दखल नहीं है। जब दो डिवाइसेस जिसने सेंड करना हो और रिसीव करना हो ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं, चाहे वो तार के थ्रू हो जाएं, जिस तरह मोबाइल फोन से मैंने लैपटॉप में डेटा भेजना था, तो अब एक तरीका क्या था कि मैं दोनों को वाईफाई से कनेक्ट करूं और फिर मैं उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करूं। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैंने ब्लूटूथ ऑन किया लैपटॉप पे भी और मोबाइल फोन पे भी और दोनों से डेटा ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर दिया।
इसी तरह आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू आप शेयर कर देते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जिस तरह आप शेयर इट एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी इसी तरह के कुछ काम कर रही होती है, डायरेक्ट डेटा भेज रहे होते हैं। जब सेंड और रिसीव करने वाली डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप से प्रिंटर को डेटा भेजा होगा और प्रिंटर की तार अपने लैपटॉप में लगा दी, तो अब प्रिंटर भी एक डिवाइस है और आपका लैपटॉप भी एक डिवाइस है, लेकिन जो वायर है वो डायरेक्ट लगी आपके पीसी से और प्रिंटर से। तो ये क्या हो गया, ये पीयर बन गए, ये एक दूसरे के दोस्त बन गए, ये डायरेक्ट हो गए, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। तो जब ये आपस में डेटा पीसी प्रिंटर तक अपना डेटा शेयर करेगा जो कि डायरेक्ट तार से कनेक्टेड है, तो हम इसे कहेंगे दिस इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। और अगर वो प्रिंटर आपने किसी लैन के साथ कनेक्ट कर दिया, आपने कहा नहीं जी ये डायरेक्ट किसी कंप्यूटर से नहीं अटैच होगा, इसके साथ हम एक नेटवर्क की तार लगाएंगे प्रिंटर के साथ। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, उसके साथ आपने नेटवर्क की तार लगा दी और आपने कहा जी ये नेटवर्क इस प्रिंटर या ये जो प्रिंटर है ये इस नेटवर्क पे अवेलेबल है, आप अगर कनेक्ट होना, आप अगर इससे प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं और इसको वहां से कमांड भेज दें। तो अब आपका डेटा कहाँ से गया, अब आपका डेटा वाईफाई से तक पहुंचा, डायरेक्ट प्रिंटर तक नहीं गया क्योंकि डायरेक्ट कोई तार ही नहीं लगी। पहले वाईफाई पे गया, वाईफाई ने फिर वो डेटा भेजा आपके प्रिंटर को, क्योंकि आपका प्रिंटर जो है उससे एक तार आपके वाईफाई डिवाइस के अंदर लगी हुई है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपके लैपटॉप से डेटा वाईफाई डिवाइस के पास गया और फिर वाईफाई डिवाइस ने भेजा वो डेटा प्रिंटर के पास। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब है एक तीसरी डिवाइस आपने दरमियान में इंट्रोड्यूस की जो कि सेंट्रल डिवाइस होगी। जब आप ऐसा कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल करें जिसमें कोई सेंट्रल पॉइंट आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। क्लियर हुई? जी सर जी। यस। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। वो जो जितने भी कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कुछ एप्स वगैरह होती हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। उनमें क्या क्या होता है, सबसे पहले उसमें ये होता है जी, इट हेल्प्स यूजर एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू अनदर मोबाइल या नेटवर्क डिवाइस। कि कोई भी जो आपकी, जिस तरह अगर आप जूम को देखें तो जूम एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन की, इसे हम एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। जिस तरह जब मैंने एक मीटिंग स्टार्ट की है, फिर आपने रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट हुई, फिर आपने ज्वाइन किया, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। फिर क्या किया, मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। फिर जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, आप एक मीटिंग का पार्ट बन गए, फिर अब इसमें डेटा कम्युनिकेट होगा। अब वो डेटा, अब वॉइस भी हो सकती है जिस तरह अभी आप सुन रहे हैं, वीडियो हो सकती है जिस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है या स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, ये वीडियो है। इस तरह की कुछ और इंस्ट्रक्शंस जो आप पास करते हैं, जिस तरह हम मीटिंग में जो होस्ट होता है वो बाकी लोगों को म्यूट कर देता है या अनम्यूट कर लेता है या किसी को रिमूव कर सकता है, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारी उस एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइडेड होती हैं। इसके अलावा ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक एक बंदे का दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करने का। ये एक पूरा इंटरफेस है। फॉर एग्जांपल उस इंटरफेस में उसने बताया कि भाई एक वीडियो शेयर करने का भी प्रोसीजर है, जहां क्लिक करोगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो माइक की फैसिलिटी ऑन हो जाएगी, क्लिक कर दोगे तो माइक दोबारा ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने एनोटेशन करनी है तो वो भी इधर हो सकती है, इसके ऊपर अगर लिखना हो। तो ये जो डिफरेंट फैसिलिटीज हैं ये सारी एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मली होती भी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है उसमें जब भी कम्युनिकेशन होती है तो वो कुछ रूल्स के मुताबिक होती है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स बने होते हैं और प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम बोलते हैं एक दूसरे के साथ,
तो हमें पता है कि हमने बचपन में ये सीखा हुआ है कि जब भी किसी से बात करनी है तो इन अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि फॉर एग्जांपल, और सबसे पहले तो आप एक लैंग्वेज चूज करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर आपसे बात करनी है तो मुझे पंजाबी में करनी है, मुझे पश्तो में करनी है, मुझे इंग्लिश में करनी है, मुझे उर्दू में कम्युनिकेशन करनी है। तो जो भी लैंग्वेज मैं चूज करूंगा तो हर लैंग्वेज का अपना अपना कोई एक स्टैंडर्ड है कि जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जब आप उर्दू में बात करेंगे तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जब आप पश्तो में बात करेंगे तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह जब नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि भाई जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप ऐसे कम्युनिकेट करेंगे, जब आप वायरलेस यानी कि वाईफाई के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें ये तरीकाकार होगा जो उसके अंदर ऑलरेडी छुपा होता है, हमें नहीं नजर आ रहा होता। इसी तरह जब आप वायर से कनेक्ट होंगे तो तब आपका ये कम्युनिकेशन का, जब बात करने का ये तरीका होगा। बात करने का मतलब ये है कि जो दो डिवाइसेस हैं वो आपस में जो डेटा शेयर कर रही हैं, ये उनकी बात हो रही है। इसी तरह अगर दो डिवाइसेस आपस में ब्लूटूथ के तरीके के साथ कनेक्ट हो गई हैं तो फिर उनके बात करने का जो प्रोसीजर होगा या फॉर्मेट होगा या तरीका होगा वो और होगा। और इसी तरह जब आप मोबाइल फ़ोन से डेटा ऑन करते हैं और आप टावर से डायरेक्ट इंटरनेट की एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम प्रोटोकॉल कुछ और होगा या वो स्टैंडर्ड या जो रूल्स कुछ और होंगे। तो ये सारे ऑलरेडी बने हुए हैं जिसमें ईथरनेट है, टोकन रिंग है, टीसीपी आईपी है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, अल्ट्रा वाइड बैंड है, इंफ्रारेड डेटा ट्रांसफर है जिसे आईआरडीए कहा जाता है, आरएफआईडी है, एनएफसी है और एलटीई है। जो आप 4G यूज़ करते हैं उसके पीछे जो प्रोटोकॉल है, जब आप डेटा ऑन करते हैं तो एच लिखा आता है, तो उसके पीछे जो पूरा स्टैंडर्ड है या प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है उसे एलटीई कहते हैं। अच्छा, ये फिर जो बात करने का तरीका होता है इसमें ये है कि जो ईथरनेट है, ये एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि जब सारी डिवाइसेस आपस में इस लैन के थ्रू या वॉइस के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी, या बेशक ज़रूरी नहीं है वो वायर्ड हो, वो वायरलेस भी हो सकता है, जिस तरह हम घर में वाईफ़ाई इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो वाईफ़ाई जब हम यूज़ कर रहे हैं, हम सारी डिवाइसेज़ उससे कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो आपस में किसी को भी डेटा सेंड कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम पे सारी डिवाइसेज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये नहीं होता कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे किसी के साथ इंटरनेट पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे बाकी घर वालों का इंटरनेट बंद हो जाएगा या वो बात नहीं कर सकते। या आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप अगर कोई मूवी डाउनलोड कर रहा है, तो आप किसी और की वीडियो नहीं चल सकती, या किसी कोई और यूट्यूब देख रहा था तो वो नहीं देख सकता, ऐसा नहीं होता। तो ईथरनेट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिस पे कहा जाता है कि सारी डिवाइसेस जब इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगी तो वो एक टाइम पे सब एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो टोकन रिंग है इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें वो ये कहता है कि नेटवर्क से जब चीजें कनेक्टेड होती हैं तो एक टाइम पे सिर्फ एक डिवाइस बात कर सकती है, मींस एक डिवाइस अपना डेटा सेंड कर सकती है। लेट्स से अगर एक नेटवर्क है और हमने कहा है कि ये उसमें 10 डिवाइसेस हैं और हमने उस पे प्रोटोकॉल लगाया कि भाई ये टोकन रिंग के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जिस फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम सारे बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे इकट्ठे एक ही टाइम पे बोलना शुरू हो जाएं, क्योंकि इस तरह हमारी बात किसी को भी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अच्छा एक बंदा बात करे और बाकी सब सुने। तो जो हम आपस में क्लासरूम में बैठ के जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो असल में टोकन रिंग वाला स्टैंडर्ड फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप नहीं करेंगे, और अगर आप में से कोई एक बंदा बात करेगा तो हम सब सुनेंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है जो कि डिवाइसेस ये नेटवर्क के अंदर लगाया जा सकता है। लेकिन ये हम आम इंसान तो टोकन रिंग वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि भाई एक बंदे को इजाजत मिलेगी, उसको हम एक स्पेशल सिग्नल पास करेंगे जिसको हम टोकन कहेंगे। अच्छा भाई ये टोकन जिसके पास होगा वो बात करेगा, वो अपना डेटा सेंड करेगा। फिर अगर किसी और ने डेटा सेंड करना तो ये टोकन उसके पास जाएगा, वो बात करेगा। जिस तरह हम इजाजत देते हैं कि अच्छा जी अभी फरहान बात कर ले, अभी जीशान बात कर ले, अभी फलां बात कर ले, तो ये टोकन है। लेकिन ये हम इंसानों में तो ये टोकन रिंग वाला स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा होता है। लेकिन चूंकि
ये जो मशीन्स होती हैं इनमें इस तरह का कोई मसला नहीं होता। ये एक टाइम पे एक से ज्यादा डिवाइसेस के साथ बात भी कर सकती हैं और इनका डेटा आपस में मिक्स भी नहीं होता और इनको सब कुछ समझ भी सही आ रहा होता है। इसलिए हम फिर टोकन रिंग का स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम फिर ईथरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है जो आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में उसके पीछे जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो ईथरनेट स्टैंडर्ड है। ये बात आपको समझ आ गई? अब अगर पेपर में कोई पूछ ले कि जी सर। पेपर में अगर कोई पूछ ले कि ईथरनेट और टोकन रिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, तो आई होप आपको पता होगा कि ईथरनेट में जो डिवाइसेस हैं वो सारी एक टाइम पे आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और जो टोकन रिंग है उसमें सिर्फ एक डिवाइस अपना डेटा सेंड कर सकती है और उसे ये वो डिवाइस होगी जिसके पास टोकन होगा या स्पेशल सिग्नल उसको हम पास करेंगे कि भाई ये तुम्हारे पास सिग्नल है, टोकन है, सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकती है। अच्छा, सर जी ये जो एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं केबल के जरिए, वो इथरनेट ही होता है? जी वो इथरनेट ही होता है और वो पीयर टू पीयर होता है, मतलब वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, उसे हम कहेंगे दिस इज अ पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक लैपटॉप केबल से डायरेक्ट दूसरे के साथ, समझ आई? ठीक है सर। ये एक तो ये इथरनेट होता है और दूसरा ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है क्योंकि इसके दरमियान कोई तीसरी डिवाइस नहीं आई। सही है। अच्छा, उसके बाद है जी टीसीपी आईपी। ये भी एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, ये हमारे इंटरनेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, ये इंटरनेट पे यही इस्तेमाल हो रहा है, टीसीपी आईपी। It's a network protocol that defines how message या data are routed from one end to another. ये एक पूरा प्रोसीजर है, उस पूरे प्रोसीजर का नाम है टीसीपी आईपी और प्रोसीजर को हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। ये जो पूरा प्रोटोकॉल है ये बताता है कि भाई कैसे एक मैसेज या एक जो भी डेटा है, एक फाइल हो सकती है, एक ऑडियो सिग्नल हो सकता है, एक वीडियो हो सकती है, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपनी जगह पे बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, मेरा नेटवर्क कुछ और है, आप में से हर एक का नेटवर्क अपना अपना है क्योंकि आप अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तो हर घर में एक एक लैन है, एक एक नेटवर्क है। तो ये मेरी घर पे जो लैन है वहां से मेरी ऑडियो, मेरी स्क्रीन शेयरिंग जो भी है ये आप तक पहुंच रही है। ये डेटा आप सब के नेटवर्क तक कैसे पहुंच रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कैसे पहुंच रहा है, इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं और ये स्पेशली उस रूल का नाम है टीसीपी आईपी। ये बात समझ आ गई? अरे टीसीपी से क्या स्टैंड? टीसीपी इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इन दोनों को ऐसे ही लिखते हैं टीसीपी स्लैश आईपी, टीसीपी आईपी इसको बोलते हैं। और ये एक ऐसा पूरा प्रोटोकॉल है जिसका पर्पस क्या है या जिसके अंदर ये बातें गिवन हैं या रूल्स में डिफाइन हैं कि एक लैन से बाकी लैंड्स तक डेटा कैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, ट्रांसफर करना या राउट करना, एक लैन से जो डेटा निकल रहा है उसको इस दुनिया में बाकी जो डिफरेंट लैंड्स हैं उन तक डेटा कैसे पहुंचाना है, और वो पूरा एक प्रोसीजर है और वो कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है। उस पूरे प्रोसीजर को हम टीसीपी आईपी कहते हैं। क्लियर हुई बात? जी सर जी, थोड़ी थोड़ी होगी है। चलें ठीक है जी। अच्छा, अब जिस तरह अगर आप ये देखें, ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, लेफ्ट साइड पे लिखा जी कोई एक स्टेप 1 में कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है कि यूजेस अ ब्राउजर। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप ब्राउजर यूज करते हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है, आपने एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे ना फलां फेसबुक की ऐप में फेसबुक का पेज खोल दो। तो जब आपने रिक्वेस्ट की और वो क्या कर, रिक्वेस्ट अ वेब पेज ऑन अ वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट जाएगी कि मुझे भाई फेसबुक का पेज दिखाओ। तो ये कैसे जा रहा होगा, आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी, आपके लैपटॉप से एक पैकेट जनरेट होगा, एक डेटा का पैकेट बनेगा, वो आपके लैपटॉप से बाहर निकलेगा। वो बाहर कैसे निकलेगा, वो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि आपका
आपका लैपटॉप वायर के थ्रू किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तब रिक्वेस्ट जा सकती है। दूसरा ये है कि आपका लैपटॉप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो। तो इन दोनों में से कोई एक तरीका आप लाजमी इस्तेमाल करते हुए जा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2A जो लिखा वो कह रहा है जी, योर कंप्यूटर यूजेस द TCP/IP स्टैंडर्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। तो जिसको आपने डेटा भेजना है, सबसे पहले तो आप उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक क्योंकि अमेरिका में है, उसका सर्वर अमेरिका में पड़ा हुआ है, तो आपका लैपटॉप सबसे पहले उस अमेरिका में पड़े हुए वेब ब्राउजर के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। जब तक वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, आपको वो पेज की रिक्वेस्ट वहां उस सर्वर तक नहीं पहुंचेगी और वो रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। तो जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, आपका पैकेट, आपका डेटा उस लैन से निकला बाहर, आपके घर की लैन से बाहर निकला, वो पाकिस्तान से घूमता हुआ अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में किसी खास जगह पर वो सर्वर पड़ा होगा। उधर पहुंचकर उसने उसको कुंडी खड़काई होगी कि भाई मुझे फेसबुक का पेज चाहिए, तो क्या आप मुझे दोगे? रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट पुट की और उसके रिस्पांस में सर्वर ने कहा हाँ यस, मैं ये पेज आपको देता हूँ। उसने पेज दिया और वो उसी तरीके से फिर वापस ढूंढता हुआ, आपके डिवाइस को ढूंढता हुआ वापस आएगा। वो सबसे पहले अमेरिका से निकलेगा, पाकिस्तान में एंटर होगा। ये पैकेट की बात हो रही है या डेटा की बात हो रही है। तो वो पाकिस्तान में एंटर हुआ, फिर उसने देखा अच्छा यार ये अब कौन सी सिटी में जाना चाहिए, आपने कहा ये पिंडी में जाना चाहिए। पिंडी में वहां से जनाब ये पहुंचा आपके मोहल्ले में और फिर आपके घर में, और आपके घर में भी इतनी सारी डिवाइसेस में से उसने आपका लैपटॉप चूज किया और वहां तक पहुंचा दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस एक चला है, ये किस प्रोसेस ने ये काम किया है? ये आपके TCP/IP स्टैंडर्ड ने ये सारा काम किया। और इसी तरह इसके अंदर पूरा, चूंकि TCP के साथ साथ इथरनेट भी काम कर रहा है, तो इन दोनों के मिक्सचर से ये डेटा आपके लैपटॉप से निकला, किसी और कंट्री में सर्वर तक पहुंचा, फिर वहां से वापस आया और वापस आपके लैपटॉप तक पहुंचा और आपको फेसबुक का पेज उसने शो करवाया। तो इतना छोटा सा चंद सेकंड के अंदर आपको फेसबुक का पेज नजर आ जाता है। वो एक पूरी दुनिया घूम कर आ चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ओके जी, उसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह हमने ये TCP/IP स्टैंडर्ड का जिक्र किया और इथरनेट स्टैंडर्ड का जिक्र किया, टोकन लिंक स्टैंडर्ड का जिक्र किया। इसी तरह वाईफाई, ये भी एक स्टैंडर्ड है जो वाईफाई आइडेंटिफाइज एनी नेटवर्क बेस्ड ऑन 802.11 स्टैंडर्ड। जो आपकी वाईफाई डिवाइस है, इसके अंदर भी एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है, सेट ऑफ रूल्स चल रहे होते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स का नाम है और वो है 802.11। ये स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है, ठीक है जी। और ये रूल्स कौन से हैं, ये स्टैंडर्ड कौन सा है? ये वो स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि दो डिवाइसेस वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। एक तो थी ना कि वायर्ड कम्युनिकेशन कैसे होगी, वो ईथरनेट कर रहा है। और फिर ईथरनेट के साथ साथ जब आपने उसके साथ एक वाईफाई डिवाइस लगा दी, तो अब साथ एक और स्टैंडर्ड भी काम करने लग जाएगा जो 802.11 है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड्स आपके मिलकर फिर काम करने लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका LTE है, इट्स अ नेटवर्क स्टैंडर्ड, जो ये डिफाइन करता है कि जो हाई स्पीड सेलुलर ट्रांसमिशन है, जो सेल की कम्युनिकेशन है, जिस तरह हमारे टावर्स लगे हुए हैं, तो ये टावर्स हैं, ये सेलुलर ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, जो एक पूरे टावर से बाकी सेल फोन्स पर डेटा सेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रही होती है, ये कैसी होगी और हाई स्पीड कैसी होगी? जिस तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने 2G को एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत स्लो नेटवर्क था, फिर 3G आया जो उससे थोड़ा फास्ट था, फिर 4G आया। तो ये जो 2G 3G 4G हैं, इनके पीछे कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है आपका 4G का, उसे LTE कहते हैं, और जो 2G का स्टैंडर्ड है उसे GPRS कहते हैं। ये नाम सुने हुए आपने?
GPRS जी का सर। नाम सुना हुआ है? जी सर, पहले मोबाइलों में यही GPRS लिखा हुआ होता है। जी 4G नहीं। GPRS। और उस 3G का प्रोटोकॉल जो है या स्टैंडर्ड कौन सा है, पता है कोई? यही लिखा VCD होता है ना। 3G का जो है ना वो नौ HSPA है। 3G का जो सर स्टैंडर्ड है या प्रोटोकॉल है ना, उसका नाम है HSPA। HSPA। और जो 4G का है उसे LTE कहते हैं। सर ये जो सिर्फ प्लस एच होता है इसका क्या है, ये थ्री अ, जी होता है? असल नहीं, वो 4G होता है असल में। जो अगर सिर्फ H आए ना, H का मतलब है HSPA, और H प्लस जब आता है उसका मतलब होता है HSPA प्लस। कि वो जो तीसरा था 3G वाला प्रोटोकॉल जिसका नाम HSPA है, उसको एक्सटेंड करके उन्होंने HSPA प्लस बना दिया। और उन्होंने कहा कि अच्छा यार, ये प्लस की बजाय इसका एक और नाम रख देते हैं LTE। तो वो जो HSPA है उससे जो एडवांस है HSPA प्लस, उसका एक दूसरा नाम है LTE। तो इसलिए आपके फोन में H प्लस आ रहा होता है। अगर H प्लस आ रहा हो इसका मतलब है ये 4G आ रहा है, और अगर सिर्फ H आ रहा हो इसका मतलब वो 3G आ रहा है। ओके जी, उसके नहीं बाद जो सर, है 4G के लिए तो 4G आगे सर जी LTE वो लिखा। H+ के अलावा 4G भी तो लिखा आ रहा होता है। कुछ फोन्स में 4G लिखा आ रहा होता है, कुछ में H प्लस लिखा आ रहा होता है। जिस तरह मेरे फोन में ज्यादातर H प्लस लिखा हाँ सर जी। मैं ये बता रहा हूँ ना, जिस तरह मेरे फोन में H प्लस लिखा आ रहा होता है कई दफा, और 4G भी लिखा आ रहा होता है। हाँ वैसे मेरे फोन में इस टाइम जब मैं डाटा से कनेक्ट करता हूँ तो H प्लस लिखा आ रहा होता है। सर आपका नेट अच्छा है ना, कईयों का नो लाइव नेट ठीक नहीं होता इस वजह से। असल में ना एक और भी, अगर थोड़ा सा इसमें मैं स्पेसिफिकली डिफरेंस बताऊं ना आपको, तो वो ये है कि 2G जब आया, 2G के बाद 3G आया ना, 3G के बाद एक और वर्जन आया था उसे हम 3.5G कहते हैं, और फिर उसके बाद 4G आया था। तो अगर आप ये देखें कि जो 4G है उसे LTE कह रहे हैं, और जो 3G था उसे हम कह रहे हैं वो HSPA है, और इन दोनों को जो दरमियान बनता है वो HSPA प्लस होता है। ये सही डेप्थ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3.5 जो जनरेशन है उसके प्रोटोकॉल का नाम है HSPA प्लस। तो अगर आपका कभी H प्लस आ रहा हो ना, तो इसका मतलब है ना आप 3G इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इन दोनों के दरमियान में हैं। 3.5G आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर 4G लिखा आ रहा है इसका मतलब है आप डायरेक्ट 4G इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके पीछे एक LTE प्रोटोकॉल है। और अगर सिर्फ H लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है आप 3G इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। सर ये जब आते हैं तो स्पीड का हमें पता चल जाता है। H+ आता है स्पीड स्लो होती है, जब 4G आता है तेज हो जाती है। हाँ जी, और अगर 3 आ जाए तो वो स्पीड, जिसे सिर्फ H आ जाए तो स्पीड और कम हो जाती है। चलें आगे चलते हैं। इसी तरह ब्लूटूथ, जो जिस तरह हम ब्लूटूथ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से, एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से, एक मोबाइल दूसरे लैपटॉप से, वाईफाई ब्लूटूथ के थ्रू, या जो कान में आप सुनने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं वो मोबाइल फोन में आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं उनके लिए भी एक ब्लूटूथ के नाम से प्रोटोकॉल है। तो ये जो ब्लूटूथ है ना, कि ब्लूटूथ ऑन करो, असल में ये एक प्रोटोकॉल का नाम है। तो ये आप यूज कर रहे होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, और ये आपकी रेडियो वेव्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अल्ट्रा वाइड बैंड है एक, ये भी ज्यादातर यूज हो रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता है। इसको मैंने बहुत ज्यादा डिवाइसेस में देखा नहीं है, ये कुछ स्पेशल डिवाइसेस में यूज हो रहा होता है। इसी तरह IRDA, ये आपकी इंफ्रारेड जो लाइट वेव्स होते हैं ये उनमें इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप अपने घर में जब टीवी यूज करते हो तो रिमोट जो कंट्रोल होता है, तो रिमोट कंट्रोल जो होता है उसके साथ उसके अंदर इंफ्रारेड लगा होता है। तो आपका मोबाइल फोन, सॉरी, आपका टीवी और आपका रिमोट कंट्रोल ये IRDA के थ्रू आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब उसमें जो प्रोटोकॉल है
वो IRDA है। जो आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं उसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो है IRDA। फिर एक और RFID हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक पूरा प्रोटोकॉल का नाम है जिसमें डिवाइसेस में चिप्स होती हैं और वो चिप्स को रेडियो वेव्स के थ्रू रीड कर रहा होता है और वो फिर डिफरेंट चीजें डिटेक्ट कर रहे होते हैं। आपको याद होगा जब हमने एक दफा जिक्र किया था कि जो जो कंपनीज हैं वो आपके एम्प्लॉय कार्ड के अंदर एक चिप लगा देती हैं जिसे RFID टैग कहते हैं और फिर आपकी डिवाइसेस होते हैं जो उस RFID टैग को रीड कर लेती हैं और आपके लिए डोर्स ओपन कर सकती हैं। वो लॉक जो है वो खोल सकती हैं ताकि आपको अंदर एक्सेस दी जाए। ये शायद आपने ऐसी चीजें कभी एक्सपीरियंस की हों। इसके अलावा कितने लोग मोटरवे पे उन्होंने सफर किया है? ये जो M1 M2 इन पे सफर किया हो कभी आप? जी सर, तकरीबन जो सब नहीं एम किया टैग सर। होते हैं सर, हाँ उस पे जो आपने एम टैग लगा होते हैं बेसिकली वो भी RFID होते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों ने M टैग सुना होगा। मैं जरा सबको म्यूट करूं। तो जो M टैग आपने सुना हुआ है गाड़ियों के आगे लगा होता है, तो वो भी असल में उसके अंदर RFID टैग लगा होता है। तो जब आप एक टर्मिनल के करीब पहुंचते हैं तो वहां कैमरा भी लगा होता है और कैमरे के साथ साथ एक RFID रीडर भी लगा होता है। तो जब आप उस बूथ के बहुत करीब पहुंचते हैं तो वो फौरन जो आपकी वो डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा गाड़ी आ गई है। जब उसे पता चलता है गाड़ी आ गई है तो वो आपकी गाड़ी की तरफ एक रेडियो वेव्स कुछ सेंड करता है। तो वो जो रेडियो वेव्स हैं वो आपकी सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो टैग लगा होता है उस तक पहुंचती हैं। तो वो टैग अपनी इंफॉर्मेशन उसके जवाब में सेंड करता है कि मैं ये वाली कार हूँ, ये मेरा नंबर है, ये मेरा ऑनर है, वगैरह वगैरह। वो सारी इंफॉर्मेशन उसने पास की और फिर वहाँ चूंकि मोटरवे वालों के पास आपका एक अकाउंट मेंटेन है जिसमें आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए होंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे अच्छा ये कहाँ से एंटर हुआ था और इसने ये अब कहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो इसकी टोटल पेमेंट इतनी बनती है, वो उधर से डिटेक्ट होगी और उसके बाद आपके लिए वो सामने जो बैरियर होगा वो उसको ओपन कर देगा और आप इजीली चुप करके निकल जाएंगे। तो ये जो पूरा पीछे प्रोसेस चला है दिस इज ऑल अबाउट RFID। तो ये पूरा प्रोसेस उसने पिक्चर में यहाँ बताया है। तो ये एक जो सर ये त्रामड़ी में भी लगा हुआ है रोडों पे, ये जो इस्लामाबाद की नहीं वो सिर्फ लगा हुआ है, वो आपकी ना वो कैमरास लगे हुए हैं जो जस्ट आपकी नंबर प्लेट को कैप्चर कर रहे होते हैं। अच्छा, सर ये ये और चीज साथ है। जो फ्लश भी हाँ जी, मारता है ये तो नहीं है वो? हाँ नहीं ये फ्लश मारता है ना, ये आपकी वो तस्वीर ले रहा होता है, असल में आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसकी पिक्चर ले रहा होता है और वो अपने पास सेव कर रहा होता है ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ से कौन कौन सी गाड़ियां निकल के गई हैं। तो इसमें RFID नहीं है लेकिन मोटरवे पे लगी हुई, तो मैंने खुद अपनी गाड़ी पे लगवाया हुआ है। अच्छा जी, फिर NFC है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये भी इसी तरह का एक स्टैंडर्ड है जो कि RFID बेस्ड ही है और इसके लिए भी ज़रूरी है कि डिवाइसेस जो हैं वो आपस में बहुत करीब हों और फिर वो आपस में अपना डेटा शेयर कर सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो बहुत सारी हैं। कुछ डेडिकेटेड केबल्स होती हैं, कुछ DSL है, ISDN है, FTTP है, टी कैरियर्स हैं, ATM है। ये डिफरेंट लाइंस हैं जिनके थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं। इनमें अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि कौन सी जो लाइन है इसकी स्पीड कितनी है, ये समय इसमें ट्रांसफर रेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर ये डिसाइड सर करते ये हैं। कितनी देर है और अभी तो बड़ी देर है। अच्छा, तो ये जो केबल्स हैं इनमें फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल केबल है वो 256 किलोबाइट्स पर सेकंड से लेकर 52 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक भेज रही होती है। जी सिंपल केबल की बात हो रही है। फिर अगर आप DSL यूज करते हैं जिस तरह हमारे घर में जो आ रही होती हैं तो वो 256 KB से लेकर 8.45 या 8.45 मेगाबिट्स पर सेकंड तक भेज रहे होते हैं। इसी तरह जो ISDN स्टैंडर्ड है या जो वायर है लाइन है ये ज्यादा भेज रही होती है, ये 1.54 मेगाबिट्स सेंड कर रही होती है। फिर अगर आप ये FTTP, एक हमने लास्ट में पढ़ा था FTP, ये FTT है। तो ये फायर जो आपकी
फाइबर ऑप्टिक्स है, ये उसकी लाइन है। तो फाइबर ऑप्टिक्स की जो लाइन है वो 5 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 300 मेगाबिट्स पर सेकंड, इतना ज्यादा रेट से डेटा वो ट्रांसफर कर सकती है। इसी तरह फ्रैक्शनल T1 है, ये 128 केबी से लेके 768 केबी तक। फिर T1 सिंपल जो है वो 1.54 मेगाबिट्स तक सेंड कर सकते हैं। T3 जो है वो 44.736 मेगाबिट सेंड कर सकते हैं। फिर एक ATM होती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होता है। इसके थ्रू, ये वो ATM नहीं है जो जिससे हम पैसे निकलवाते हैं, ये असल में एक स्टैंडर्ड का नाम है कि इसमें डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 155 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 622 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक जा सकती है। और कह रहे हैं कि समटाइम ये 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक भी चली जाती है, ये इतनी हाई स्पीड है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि ADSL जो है ये असल में DSL की ही एक टाइप है, जो कि ज़्यादा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम रेटिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। असल में जो हम जब किसी भी कंपनी से, किसी ISP से नेटवर्क की कनेक्टिविटी का एक लिंक लेते हैं, तो वो हमें इजाज़त देते हैं कि इस नेटवर्क पे आप इतना डेटा या इतने MBs का डेटा अपलोड कर सकते हैं और इतने MBs तक डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो डाउनलोड वाला होता है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम रेट। और कितने रेट तक या कितना आप मैक्सिमम डेटा अपलोड कर सकते हैं उसको हम अपस्ट्रीम रेट कहते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारा पूरा लिंक बन रहा होता है। तो ये DSL जो है थोड़ी सी फास्ट है। इसी तरह कम्युनिकेशन डिवाइस जो है, इट्स अ टाइप ऑफ हार्डवेयर जो कि कैपेबल है ट्रांसमिटिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडिंग डिवाइसेस एंड रिसीविंग डिवाइसेस। जिस तरह हमने बात की थी कि दो डिवाइसेस हैं, एक डेटा सेंड करना चाहती है और एक रिसीव करना चाहती है। इन दोनों के दरमियान बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो एक सेंडिंग डिवाइस का डेटा पकड़कर, जिस तरह सबसे पहली डिवाइस ऐसी जो हमारे रास्ते में आती है दो बंदों के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए, वो हमारा वाईफाई डिवाइस है। जब मैंने यहाँ से डेटा भेजना है तो मेरा डेटा हमेशा मेरे वाईफाई डिवाइस तक पहुंचेगा। तो उस वाईफाई डिवाइस को हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। फिर वो वाईफाई डिवाइस जो होगी वो PTCL तक मेरा डेटा लेके जाएगी, वहां कोई और डिवाइस लगी होगी, फिर वो आगे किसी और को भेजेगी, वहां कोई और डिवाइस लगी है। तो इस तरह जो दरमियान में जितनी भी डिवाइसेस आ रही होती हैं उनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। और ये सेंडिंग और रिसीविंग के अलावा डिवाइसेस, ठीक है। और जो आपके ब्रॉडबैंड मॉडेम्स हैं वो डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, और उनमें कुछ केबल मॉडेम्स होते हैं, कुछ आपके DSL मॉडेम्स होते हैं। ये डिफरेंट मॉडेम्स होते हैं। जिस तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपने PTCL का स्मार्ट टीवी यूज किया है। क्या ख्याल है? नहीं सर, नहीं यूज किया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, तो सर आप लोग, आवाज सही नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, कम तो नहीं आनी चाहिए। सही आ रही है सर। अच्छा, आपने बहुत सारे वो तो देखे होंगे ना कि, अच्छा, हमारे पास डिफरेंट तरह के मॉडेम्स होते हैं। वो जो मॉडेम्स हैं वो कुछ DSL वो मॉडेम्स होते हैं जिनके साथ आप अपनी बाहर से कनेक्टिविटी, जो भी बाहर से आपने कनेक्शन लिया होता है वो अटैच करते हैं और आप इंटरनेट इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जिस तरह हमारा वाईफाई डिवाइस होती है, PTCL वाले जिस तरह हमारे घर में एक लगा के जाते हैं मॉडेम, वो बाहर से एक तार लेके आते हैं, वो तार किसी और तरह की होती है, वो हमारे मॉडेम में लगा देते हैं। तो फिर हम वहां से CAT5 वाली केबल लगाकर उसके साथ कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में या PC के अंदर लगा लेते हैं और इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा, अगर आपने केबल सर्विस, वैसे मोहल्ले में जो आपकी केबल सर्विस चल रही होती है वो लगाई होगी, तो उसके लिए भी एक समटाइम स्पेशल डिवाइस होती है। अब तो टीवीज के अंदर खुद ब खुद वो सिलसिला उसके अंदर बिल्ट इन आने लग गया कि आप डायरेक्ट वो केबल लगा सकते हैं। या कल को अगर आप कभी आपने PTCL का जो है स्मार्ट टीवी यूज किया हो या स्मार्ट एप्लीकेशन यूज की हो, तो उसमें आप देखते हैं कि एक वो छोटी सी डिवाइस देकर जाते हैं, उसे हम केबल मॉडेम कह सकते हैं।
वो इंटरनेट की तार उसके साथ हम लगा देते हैं, और वो जो उस इंटरनेट पे जो केबल या चैनल्स की इंफॉर्मेशन आ रही थी, टीवी चैनल्स की इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो उस मॉडेम में जाती है, और फिर वहां से आप टीवी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके चैनल्स उस पे आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो हमारे हम उसी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो हमारे लैपटॉप पे नहीं आ रही होती, क्योंकि लैपटॉप कुछ और तरह का डेटा उसमें से निकाल रहा होता है। और वो जो स्पेशल मॉडेम है जो आपका लगा हुआ है, जो जिसे हम केबल मॉडेम कहते हैं, तो उसके अंदर से वो उस खास तरह की टीवी वाली जो जो टीवी ट्रांसमिशन वाला डेटा आ रहा है वो निकाल पा रहा होता है। तो असल में हमारा एक ही लिंक होता है जिसपे हमारा इंटरनेट का डेटा भी आ रहा होता है, और उसी पर हमारा केबल जो या टीवी ट्रांसमिशन होती हैं उनका डेटा भी आ रहा होता है। बस जो डीएसएल मॉडेम होता है वो उसमें से सिर्फ वो डेटा निकालता है जो इंटरनेट से आ रहा होता है या जो हम भेज रहे होते हैं, और जो केबल मॉडेम है वो टीवी ट्रांसमिशन का डेटा उसमें से सिर्फ निकाल रहा होता है, ताकि ये डेटा टीवी स्क्रीन पर सेंड किया जा सके। तो इस तरह मल्टीपल आपके होते हैं। समटाइम स्प्लिटर भी लगे होते हैं, जिस तरह ये लगा हुआ आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है कि बाहर से कोक्सियल केबल आई है और स्प्लिटर लगा हुआ है, और आपने सीधा उसको लगा दिया है टीवी के साथ, तो वो सीधा सीधा उस पे आपका आ रहा है, आपका डेटा आ रहा है, वो टीवी में चला गया और उसने ट्रांसमिशन करना शुरू कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि वही टीवी मेरे लैपटॉप पे भी है, तो आप दरमियान में केबल मॉडेम लगाएंगे जो उससे वो डेटा की ट्रांसमिशन जो कि टीवी ट्रांसमिशन है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपके पीसी पे भेजेगा ताकि आप वो देख सकें। इसके अलावा कुछ आपके वायरलेस मॉडेम्स भी होते हैं जो मोबाइल फोन्स प्रोवाइडर्स दे रहे होते हैं, आप उनकी कनेक्टिविटी, जिस तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर ईवो यूज की हो, पीटीसीएल की या टेलीनॉर की या जैज की, उन कंपनीज की जो ईवोस परचेज कर लेते हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर वो लगाते हैं और इंटरनेट आपका एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो ईवो आपने परचेज की है या आपने लगाई हुई है, वो भी एज ए मॉडेम ही एक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सके। ये ईवो तो सबने देखी होगी ना? जी सर, यूज जी भी सर, इस्तेमाल भी किए। जी, इस्तेमाल भी किए। तो इसका मतलब ये आपकी जो छोटी सी ईवो है, दिस इज आल्सो वायरलेस मॉडेम। और इस तरह का मॉडेम आपके घर पे भी लगा होता है जिसे आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं, जिसे हम अक्सर वाईफाई डिवाइस कहते हैं। तो ये तो घर पे भी लगा होता है। ये वही है, ये आपको सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए, और इसमें आपके इथरनेट भी चल रहा। अब ये जो एक डिवाइस होती है इसके अंदर दो तरह के स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं, एक इथरनेट वाला स्टैंडर्ड और एक वाईफाई वाला स्टैंडर्ड जिसका नाम था 802.11। तो ये दोनों स्टैंडर्ड इसके अंदर चल रहे होते हैं ताकि जो लोग केबल के थ्रू इस डिवाइस से कनेक्ट हों उनका भी इंटरनेट चल सके, और जो वाईफाई के थ्रू इससे कनेक्ट हों उनका भी इंटरनेट चल सके। ये दोनों को एक्सेस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कुछ राउटर्स होते हैं, जो असल में राउटर्स ही ऐसी स्पेशल डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के ऊपर, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक या दुनिया के दूसरे हिस्से में जो नेटवर्क बना हुआ है उस तक आपका डेटा पहुंचा सकती है। या राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर राउटर्स टुगेदर, कि एक राउटर दूसरे राउटर से भी कनेक्ट हो सकता है और आप खुद से डायरेक्टली भी उस राउटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि उनकी डेटा को फिर ट्रांसमिट कर रहा होगा और करेक्ट डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा होगा। याद रखिएगा कि जो डेटा करेक्ट लोकेशन पे पहुंच रहा होता है वो सिर्फ राउटर की वजह से पहुंच रहा होता है। राउटर ऐसी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो इसको ये पता चल रहा होता है कि अच्छा मुझे इसको इधर भेजना है, तो तब ये अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो राउटर ही ये डिसाइड कर रहा होता है कि जो पाकिस्तान से बाहर से जो डेटा आ रहा है इसमें से कौन सा डेटा पिंडी की तरफ भेजना है, कौन सा लाहौर की तरफ भेजना है, कौन सा कराची की तरफ भेजना है, ये उसको पता होता है और उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ये उसी का एक कमाल है कि हमारा डेटा कभी कराची नहीं पहुंचा और किसी कराची वाले बंदे का डेटा हमारे पास कभी नहीं आया। तो ये इसकी खूबसूरती है। अच्छा, इसके अलावा फिर बहुत सारे राउटर्स होते हैं, कुछ वायरलेस राउटर्स होते हैं, कुछ ब्रॉडबैंड राउटर्स होते हैं, कुछ ब्रॉडबैंड वायरलेस राउटर्स होते हैं, कुछ मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस राउटर्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी डेप्थ में अभी फिलहाल हमें जाने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा फिर हमने एक चीज देखी थी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता, जो हमारे लैप पीसी के अंदर लगा होता है या लैपटॉप के अंदर भी लगा होता है, जिसके अंदर हम केबल लगा सकते हैं। तो इसको हम नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं या एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। तो इट इज़ अ कार्ड जो कि इनेबल करता है हमारे कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को किसी और नेटवर्क किसी और एक्सेस पॉइंट तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड प्रोवाइड करने। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी ये देखी है, रास्पबेरी पाई देखा है कभी आपने, या नाम सुना हो कभी, या माइक्रो कंट्रोलर का नाम सुना हो कभी? ये नाम सुना है सर इसका, रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई या माइक्रो कंट्रोलर का एटलीस्ट नाम जरूर सुना होगा। तो नहीं माइक्रो उसका नहीं। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर भी असल में एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है। तो लेकिन वो खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि अच्छा यार, आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना कि बहुत सारे जो टीवी हैं, टीवी स्मार्ट टीवी वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। ये भी सुना है आपने कभी? और कभी आपने ये सुना है कि एसी जो है वो कनेक्ट हो जाता है आपके इंटरनेट के साथ? ये सुना है आपने? यस सर। जी अच्छा, सर। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है उसके अंदर नेटवर्क कार्ड लाजमी होगा। उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो हमेशा एग्जिस्ट करता होगा। अगर कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती तो उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर नेटवर्क कार्ड नहीं लगा हो। और अगर एक डिवाइस कनेक्ट हो सकती है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई इंटरनेट एक्सेस करने का नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है। तो अगर आपका एसी कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क से, इंटरनेट से, तो इसका मतलब उसके अंदर एनआईसी लगा हुआ है। और वो एसी चूंकि ऑटोमेटिक है, उससे आप चीजें कुछ कंट्रोल कर रहे हो, आप रिमोट के थ्रू एसी की बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर, एक छोटा सा ऑलरेडी कंप्यूटर लगा हुआ होता है जो ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि अच्छा यार जब ये सिग्नल आएगा तो मुझे अपना टेम्परेचर डिक्रीज करना है, जब ये सिग्नल आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, जब ये आएगा तो स्विंग करना है, जब ये आएगा तो मुझे हीट प्रोड्यूस करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और डिवाइस भी होती है जिसे हम स्विच कहते हैं या हब कहते हैं। ये अक्सर लैब्स में लगी होती है, कंप्यूटर की जो लैब्स होती हैं उनमें लगी होती है। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो वायर्स हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के अंदर जाके कनेक्ट कर दी जाती हैं। उनको हम स्विचेस कहते हैं और वो स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब्बासीन यूनिवर्सिटी में 3 लैब्स हैं तो हर लैब के अंदर एक एक स्विच लगा होगा और जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस लैब के अंदर वो सारे उस स्विच के अंदर अ, उनकी कनेक्टिविटी हो रही होगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी स्विचेस हैं, लेट्स से हर लैब के अंदर अपना अपना स्विच लगा हुआ है और सारी डिवाइसेस उनसे कनेक्टेड हैं, तो ये सारे स्विचेस हम किसी एक राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर वो राउटर हमारे बाहर किसी एयरटेल के राउटर से कनेक्टेड होगा या पीडीसीएल के राउटर से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह बहुत सारी डिवाइसेस। अच्छा, हमारे घर पे भी बहुत सारे एक छोटा सा नेटवर्क होता है और सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए हम घर के नेटवर्क को होम नेटवर्क कह रहे होते हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह हमारे घर पे जो अभी नेटवर्क चल रहा है तो वो असल में एक होम नेटवर्क ही होता है, आप उसे होम नेटवर्क कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, ट्रांसमिशन मीडिया कैरीज वन और मोर कम्युनिकेशन सिग्नल। कि ये जो ट्रांसमिशन का मीडिया होता है ये एक से ज्यादा इस पर लोगों का डेटा जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह केबल है, एक मेरे घर से जो केबल पीडीसीएल तक जा रही है तो इसमें मेरी इंफॉर्मेशन भी जा रही है, मेरे बाकी घर वालों के जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी या उनका डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके अलावा ब्रॉडबैंड मीडिया ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल्स साइमल्टेनियस। तो आपने अक्सर देखा होगा, हम इसे कहते हैं कि आपने पीडीसीएल का कौन सा ब्रॉडबैंड लगाना है। तो ब्रॉडबैंड असल में ऐसे ट्रांसमिशन मीडिया को कहते हैं जो एक ही टाइम पे ज्यादा सिग्नल्स लेके जा सकता हो। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो ब्रॉडबैंड नहीं होता। ये पुराने ज़माने में हुआ करते थे जो कि एक से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, लेकिन अब जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया हैं वो सारे ब्रॉडबैंड हैं। इसका मतलब वो एक से ज़्यादा लोगों का इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं।
उसके अलावा फिर हमने एक दफा ये भी जिक्र किया था कि एक लिंक या एक ट्रांसमिशन मीडिया कितनी कैपेसिटी का डेटा लेके जा सकता है। जिस तरह हमने ये पिछली स्लाइड्स में भी देखा कि ये जो हमने डिफरेंट तरह की लाइंस का जिक्र किया था, ये वाले, तो ये डिफरेंट लाइंस हैं, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियाज हैं, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं कि इस केबल की डीएसएल की इतनी कैपेसिटी है, एटीएम की इतनी कैपेसिटी है, फलाने की इतनी कैपेसिटी है। ये जो सारा कुछ होता है, ये कैपेसिटी, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। और इसके अलावा एक टर्म होती है जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी असल में डिले को कहते हैं। इट इज द टाइम, सॉरी, ये वो टाइम है, डिले का वो टाइम है जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचने में लग रहा होता है, इसको हम लेटेंसी कहते हैं। इट इज अ टाइम दैट इट टेक्स अ सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैंने जब ये बात आपसे की है और यहाँ से मेरे पीसी से, ये मेरे नेटवर्क से ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकली है और आपके नेटवर्क तक पहुंची है, इसको कितने सेकंड्स लगे, चंद सेकंड्स लगे या ज्यादा सेकंड्स लगे, इसको हम लेटेंसी बोलते हैं। और ये फिर आपने इसको देख लेना है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं उनमें भी फिर डिफरेंट कैपेसिटी के या डिफरेंट बैंडविड्थ के आपके वो लिंक्स होती हैं या केबल्स होती हैं। कोक्सियल केबल की अपनी होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की फिर हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ये आपने चार्ट लाजमी देखी। और ये ट्विस्टेड पेयर भी आपने देखा हो, जो कैट केबल होती है, कोक्सियल केबल होती है, जो आप अक्सर घर पर जब आपने वो केबल लगवाई होती है तो वो जो तार आ रही होती है जिसमें एक दरमियान में एक हार्ड सी वायर होती है और इर्द गिर्द एक बड़ी नरम सी वो जाल सा होता है। तो ऐसी जो केबल होती है उसे हम कोक्सियल केबल कहते हैं। और फाइबर ऑप्टिक तो फिर आपने देखी होगी। तो ये डिफरेंट है। ये फिर जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, ये उनकी बैंडविड्थ लिखी हुई है कि जो इंफ्रारेड है उसकी कैपेसिटी 115 किलोबाइट से लेके 4 एमबी तक वो डेटा सेंड कर सकता है। और जो ब्रॉडकास्ट रेडियो है उसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ जो है वो 1 एमबी से 24 एमबी तक डेटा सेंड कर सकता है। और फिर ये डिफरेंट नीचे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। और जो सेलुलर आपका रेडियो है जो हम मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें 2G था, वो उसकी इतनी कैपेसिटी थी, जो 3G आया उसकी इतनी कैपेसिटी हो गई, जो 4G आया वो 100 एमबीपीएस तक डेटा आपको भेज सकता है। इस तरह जो माइक्रोवेव रेडियोज़ होती हैं, ये 10 जीबी तक डेटा भेज सकती हैं। माइक्रोवेव रेडियोज़ जो माइक्रोवेव्स हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये जो टावर्स हैं, ये टावर्स, एक टावर जब दूसरे टावर से कम्युनिकेट करता है तो माइक्रोवेव्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो वो 10 जीबी तक डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। और जब आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि आपके किसी एक जगह पे आपने सैटेलाइट का वो ट्रांसमीटर सा लगाया हुआ है और वो सैटेलाइट तक अपना डेटा सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, वो 2.54 टेराबाइट्स, यानी कि इतने टेराबाइट्स का डेटा, जो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हमारे पास लगी होती है, एक हार्ड डिस्क लगी होती है, ये तकरीबन 2.5 हार्ड डिस्क अगर हम लगाएं और उसमें जितना डेटा पड़ा होता है वो 1 सेकंड में यहाँ से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, इतना फास्ट होता है। तो अगेन यही वही एक्सप्लेनेशन है कि ब्रॉडकास्ट रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द रेडियो सिग्नल थ्रू एयर ऑन लॉन्ग डिस्टेंस। कि जिस तरह आपका ये जो अ, हम यूज कर रहे होते हैं बूस्टर्स, या हमारा जो फोन है ये किसी उससे किसी बूस्टर से कनेक्टेड होता है, तो वो हमेशा रेडियो वेव्स भेज रहे होते हैं जिनसे जो हम फिर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और फिर हमारा एफएम भी चल रहा होता है समटाइम। और अगर सेलुलर की बात हो जिसे हम कॉल वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी रेडियो वेव्स ही होते हैं, लेकिन उनको फिर हम सेलुलर रेडियो वेव्स कहते हैं। वो उनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। फिर माइक्रोवेव्स होती हैं कि जिस जो आपके डिफरेंट माइक्रोवेव स्टेशन होते हैं, ये एक जगह से दूसरी, आपको जो पिक्चर नजर आ रही है आपने देखा होगा, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पोल्स होते हैं जिन पे ये बहुत बड़े बड़े ये गोल से एंटीनाज लगे होते हैं। तो ये असल में माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं। और फिर ये अपनी इंफॉर्मेशन दूर भेज सकते हैं, और ज्यादा भेज सकते हैं और दूर भेज सकते हैं। और फिर ये सेटेलाइट का तो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो जमीन पे स्टेशन होते हैं सेटेलाइट के, वो अपना डेटा ऊपर सेटेलाइट पे भेज सकते हैं और स्पेस में भेज सकते हैं।
और ये माइक्रोवेव सिग्नल से भेज रहे होते हैं, जो कि दूर तक जा सकता है और ज़्यादा डेटा लेके जा सकता है। और लास्ट में हमें ये पता है कि एक जीपीएस आप लोगों ने देख सुना होगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ नेविगेशन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अर्थ बेस्ड रिसीवर दैट एक्सेप्ट एंड एनालाइज सिग्नल सेंड बाय सैटेलाइट इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रिसीवर्स ऑफ जो डिटरमिन द रिसीवर्स जियोग्राफिकल लोकेशन। अच्छा, अब जीपीएस क्या है जी? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, किसी भी डिवाइस की पोजीशन या ये पोजीशन पता करने के लिए कि ये जमीन पर कौन सी जगह पर है। इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जीपीएस। ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, जो कि फिर क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है। जो जीपीएस है, जो सैटेलाइट वाला एक सिस्टम है, वो आपको सिग्नल भेजता है आपकी डिवाइस तक भी, और जो डिफरेंट जमीन पर जो उसके रिसीवर्स होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन भेजता है। ठीक है जी, सैटेलाइट ने क्या किया, जीपीएस ने क्या किया, एक डेटा आपकी तरफ भेजा, डायरेक्ट सैटेलाइट से आप तक पहुंचा। फिर जो उसके कुछ और रिसीवर्स हैं उसने वहां तक भी अपना डेटा पहुंचाया, और फिर वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि आप उन रिसीवर्स के दरमियान में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। कि आपकी, देखो ना, उसने आपको लोकेट किया होगा पहले कि आप तक डेटा पहुंचा होगा, फिर उसने आपके इर्द गिर्द जो उसके रिसीवर्स हैं उन तक डेटा भेजा होगा कि अच्छा भाई मुझे इस बंदे के बारे में जरा पोजीशन आइडेंटिफाई करके बताओ। तो आपके इर्द गिर्द के जो रिसीवर्स हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन गई, आप तक भी गई, आपका सिग्नल उन तक पहुंचेगा। और जब उन तक सिग्नल पहुंचा, वो डिटेक्ट करेंगे सर कि आप मेरे से कितना दूर हैं। बस हम एंड करने वाले, तो वो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कितना दूर हैं। सर क्वेश्चन, जी पूछें। ये जीपीएस सिस्टम को सर हम ग्राउंड पाथ सिस्टम कह सकते हैं? ग्राउंड पाथ सिस्टम, ग्राउंड पाथ सिस्टम क्या करता है? यस सर। क्या करता है ये पहले बताएं। सर बेसिकली हम इसको यहाँ पे एयरपोर्ट से और ये जो एयरबेस होते हैं इसमें यूज करते हैं। हमारे पास जीपीएस सिस्टम हम लगाते हैं रनवे पे। रनवे के राइट साइड पे होते हैं और लेफ्ट साइड पे, यानी रनवे के एक सिरे पे दूसरे सिरे पे। वो जहाँ गाइड करता है कि आपने ग्राउंड पे आने और आपका ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपने लैंड करना है। अगर किसी भी इमरजेंसी में कोई चीज हमारे साथ कनेक्ट ना हो, यानी लाइट्स हो गए उसका, या और कोई इसका जो सिस्टम हमने लगाए हुए होते, सही है। तो उसके लिए हम जीपीएस लगता है कि इमरजेंसी की हालत में उसके जीपीएस जो है वो रनवे के ऊपर काम करे, वो उसको लैंड करवाए। सही। अच्छा, वो जो एयरपोर्ट पे सिस्टम लगा होगा उसका नाम तो वो पाथ, ग्लोबल पाथ पोजीशन वगैरह जो भी आप नाम ले रहे हो वो होगा। जी सॉरी सर। उस सिस्टम के अंदर ना, उस पूरे सिस्टम के अंदर जीपीएस इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जीपीएस एक अलग से ना एक एंटिटी है, उसको फिर डिफरेंट लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी ने एयरपोर्ट में इस्तेमाल कर लिया, एयरपोर्ट का अपना एक पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा सॉफ्टवेयर होगा, ये सारा काम कर रहा होता है। ऐसे ही है ना? यस सर बिल्कुल, हम उसको करते हैं। हमने रनवे को अपने नाम से पुकारे होते, यानी एक साइड को हम 28 लेफ्ट कहते हैं, दूसरे साइड को 1। हर एक पोर्ट का हर एयरपोर्ट का अपना अपना साइड होता है रनवे का। तो उस साइड से फिर वो जहाज को गाइड करते हैं कि कौन से साइड से आपने आना है। तो उस साइड से जो जीपीएस है वो जहाज को सिग्नल देते हैं कि आपने इस एरिया पे लैंड करवाना है। हाँ, क्योंकि वैसे ही। जहाज तो लाइक है, उसको कोई पता नहीं चलेगा। जीपीएस सिस्टम नहीं है तो उसको कोई पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं असल में ये कह रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट पे पूरा सिस्टम होता है ना, वो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है जिसमें पोजीशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें वो हैंडल कर रहा है। जीपीएस उस आपके सिस्टम जी का सर। सिर्फ एक छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, जीपीएस आपके एयरपोर्ट जी वाले सर। सिस्टम का एक पार्ट है। उसके अलावा और बहुत सारे उसके अंदर फैसिलिटीज हैं। वो आप, आई डोंट नो कि उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हो कि उसमें और क्या क्या हो सकता ये सर उसमें कई डिफरेंट चीजें हमने लैंड करवाने के लिए की होती है, पर ये कि एक लास्ट हमारे ऑप्शन जो होता है वो जीपीएस होता है। है। सब चीजें काम करना छोड़ दे तो जीपीएस जो है वो लाजमी काम करेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि जीपीएस आपके पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा, एक पार्ट है जिस यानी वो तरह। हम उसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ओके जी, तो ये थे हमारा जीपीएस वगैरह। और
बाकी ये आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो जीपीएसेस हैं या एक जो पूरा जो जीपीएस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा होता है। वो डिफरेंट जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं वो आप तक अपना सिग्नल पहुंचाती हैं और फिर उसके हिसाब से वो जब आपके मोबाइल फोन पे लेट्स से सिग्नल आए या आपके एयरक्राफ्ट, जिस तरह अगर हम सर जहाज की गाड़ियों बात में भी करते हैं। जीपीएस लगा हुआ होता है जी सर, गाड़ियों में भी जीपीएस लगा हुआ होता है। महंगी गाड़ियों में लगा होता है, जो अच्छी गाड़ियां होती हैं उनमें लगा होता है और जहाज़ों में लगा होता है, बिल्कुल लगा होता है। और आप खुद भी अगर चाहें तो कोई ऐसी डिवाइस खरीद सकते हैं जिसमें लगा हो, लेकिन वो ज़ाहिर है वो फिर महँगी होती है। जिसमें जीपीएस लगा होगा वो महँगा होता है। वो महँगा इसलिए होता है क्योंकि उसने सैटेलाइट का इस्तेमाल करना होता है और सैटेलाइट को एक्सेस करना और उसकी इजाज़त लेना और उसको एक्सेस करना ये एक ज़्यादा खर्चे वाली बात है। और उसका जो डेटा ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होगा वो भी महँगा होगा। इसका मतलब उसका जो लिंक आप यूज़ कर रहे होते हैं वो महँगा होता है, कि पैसे ज़्यादा पे करने पड़े। तो एक्चुअली क्या हो रहा था जीपीएस में कम से कम 3 जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, वो आप तक अपना डेटा भेजती हैं, सिग्नल्स भेजती हैं और फिर वो आइडेंटिफ़ाई करती हैं कि अच्छा ये ज़मीन पर या एयर में ये इस पोज़ीशन पे है, ये इतने लैट लॉन्ग पे एग्ज़िस्ट कर रहा है। जिस तरह लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपने सुना होगा, मैप्स पे अक्सर आप देखते हैं, गूगल मैप्स पे आपने लैट लॉन्ग देखे होंगे। तो ये उधर से वो आइडेंटिफ़ाई कर पाता है कि आप ज़मीन से कितना ऊपर हैं और ज़मीन से कितने लैट लॉन्ग पर आपकी पोज़ीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, ये जीपीएस के अंदर हो रही होती हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है वो एंड हुआ।